नमस्कार। आज हम एक ऐसे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक अत्यंत लघु होते हुए भी अपनी उपादेयता को सिद्ध करता है। जिस प्रकार हमारे सामने अनेकानेक 56 प्रकार के भोगों की खाद्य व्यंजन सामग्री रखी हो, किंतु केवल एक छोटी सी चीज़ के अभाव में वह बिल्कुल स्वादहीन लगे, तो निश्चित रूप से हमें उस वस्तु की उपयोगिता अवश्य ज्ञात होगी। तो बच्चों, आप मेरा आशय समझ गए होंगे कि मैं किस पाठ की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपकी पुस्तक में वह पाठ है नमक। नमक जिसे संस्कृत में लवण भी कहा जाता है। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है, लवण बिना बहु व्यंजन जैसी। नमक के बिना हमारा खाने की कल्पना करना भी मुश्किल है। नमक शब्द नम शब्द में का के प्रत्यय लगे होने से बना है। नम जिसका अर्थ है जो शीघ्र ही नम हो जाए। यह नमक ही है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर खड़े कस्टम अधिकारियों को किस तरह संवेदनात्मक और भावनात्मक रूप से नम करके कानून के बंधनों को तोड़ने के लिए बाध्य करता है और इंसानियत के बीच में एक प्रेम और एकता की भावना को दर्शाता है। प्रस्तुत कहानी सुप्रसिद्ध उर्दू कथा साहित्य लेखिका रजिया सज्जाद जहीर द्वारा लिखित एक ऐसी कहानी है जिसमें भारत पाक विभाजन के बाद दोनों देशों के विस्थापित पुनर्वासित व्यक्तियों की भावनाओं का मार्मिक वर्णन किया गया। उसके माध्यम से सरहद के दोनों तरफ बसे लोग, उनकी मानसिक स्थिति का आकलन किया गया। तो चलिए पहले हम लेखिका के परिचय पर संक्षिप्त चर्चा करें। लेखिका रजिया सज्जाद जहीर का आधुनिक उर्दू कथा साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 15 फरवरी 1917 को राजस्थान के अजमेर जिले में हुआ। इनका कहानी संग्रह जर्द गुलाब बहुत प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने बाल साहित्य की भी रचना की। इन्हें कई पुरस्कार भी मिले, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार, उर्दू अकादमी पुरस्कार, अखिल भारतीय लेखिका संघ अवार्ड। इनकी कहानियों में सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और आधुनिक संदर्भों में बदलते पारिवारिक मूल्यों को उभारने का सफल प्रयास मिलता है। सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सह सामंजस्य इनकी कहानियों में देखने को मिलता है। उनका कहना है कि धर्म, मजहब, भौगोलिक सीमाएं व्यक्ति से अलग नहीं कर सकती, उनका हार्दिक विभाजन नहीं कर सकती। आइए अब हम इस पाठ के शीर्षक की भूमिका और पाठ के सारांश की संक्षिप्त रूप से चर्चा करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत पाक विभाजन सन 1947 में हुआ। तब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहदों के बीच सीमा रेखाएं खिंच गईं और तब से लेकर आज तक भारत और पाकिस्तान की कभी भौगोलिक सीमाएं, कभी राजनीतिक कारण, इन सब से लेकर कहीं ना कहीं मनमुटाव और खींचतान चलती रहती है। और आज तक कुछ चीज़ें हमारे यहाँ की वहाँ और वहाँ की चीज़ें यहाँ लाना और ले जाना गैर कानूनी मानी जाती हैं। उन्हीं गैर कानूनी चीज़ों में से है नमक। विभाजन के बाद विस्थापन की समस्या बहुत बड़ी समस्या बन के आई, और क्योंकि जब विभाजन हुआ तो भारत में रहने वाले कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ पाकिस्तान से यहाँ आ गए, परंतु उनके रिश्तेदार, कुछ सगे संबंधी उनसे बिछड़ गए। कुछ पाकिस्तान में रह गए, कुछ हिंदुस्तान में रह गए और कुछ दूसरे देश में चले गए। अब ये लोग आज उनसे मिलने के लिए
अलग अलग देशों में जाया करती हैं, किंतु सीमा पर तनाव और कटुता आदि के कारण उन्हें वीजा की समस्याएं भी होती हैं। और ऐसे में पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को याद करते हैं, अपने संबंधियों को याद करते हैं, और हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में रह रहे अपने संबंधियों से याद करते हैं। प्रस्तुत कहानी में सफिया नाम का एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार है, और सफिया नाम की वह स्त्री जो कि दिल्ली में है, उसके भाई विभाजन के उपरांत लाहौर चले गए हैं, और लाहौर में उन्होंने अपना कारोबार, अपना काम संभालते हैं। यह सफिया नाम की स्त्री अपने किसी परिचित के यहाँ एक दिन कीर्तन में जाती है। वहाँ उस घर में उसे एक सिख बीवी मिलती है जो उसकी माँ की हमशक्ल है। उसको देखकर सफिया को अपनी माँ की याद आ जाती है, और जब उससे उसका परिचय होता है तो चूंकि सफिया भावुक है, वह उसे अपने मन में माँ की स्थान दे देती है, माँ की तरह समझकर उससे पूछती है कि आप कहाँ की हैं। घर की जो बहू है वो सिख बीबी को बताती है कि सफिया मुसलमान है और अपने भाइयों से मिलने के लिए लाहौर जा रही है। लाहौर का नाम सुनते ही सिख बीबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वह कहती है कि उसका वतन भी लाहौर है। वहाँ का खाना, पहनना, सैर सपाटा, जिंदा दिली उसे याद आ जाती है। ऐसे में सफिया उससे पूछती है कि मैं लाहौर जा रही हूँ, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहेंगी? इस पर वह झिझकते हुए कहती है, थोड़ा सा लाहौरी नमक अगर मिले तो ले आना। सफिया लाहौर में 15 दिन रुकती है। वहाँ उसे ढेर सारे उपहार मिलते हैं। उन्हीं उपहारों में उसे कीनून की एक टोकरी भी मिलती है। सफिया सिख बीबी के लिए एक सिर नमक लेती है, और चूंकि सफिया जानती है कि पाकिस्तान से भारत में नमक ले जाना गैर कानूनी है, अतः वह अपने पुलिस अफसर भाई से इस संबंध में बात भी करती है। परंतु जब भाई उलाहना देते हुए कठोरता के साथ नमक ले जाने से मना करता है और कहता है कि कस्टम अधिकारी उसके सामान की तलाशी लेंगे, और भाई के अंदर भी भारत के प्रति उसकी बातचीत से विद्रोह की भाषा झलकती है जब वह कहता है कि उनके हिस्से में तो हमसे ज्यादा नमक है। तब सफिया भावनात्मक रूप से सिख बीवी से कायम किया गया माँ के नाते का जिक्र कर प्रेम, इंसानियत, शालीनता आदि से परिपूर्ण होकर नमक की बात करती है कि मैं तो नमक चोरी छुपे नहीं ले जाऊंगी, बल्कि दिखा कर ले जाऊंगी, क्योंकि यह मैं अपनी माँ को सौगात के रूप में दूंगी। जब वो नमक ले जाने की प्रतिबद्धता प्रकट करती है तो भाई वहां से चला जाता है, और रात में अगले दिन चूंकि सफिया को जाना है तो रात में वह सामान की पैकिंग के साथ नमक ले जाने की योजना बनाती है। वह उपहार में मिले कीनू की फलों की टोकरी के नीचे उसके आसपास चारों ओर से सुरक्षित कर वह पुड़िया उसमें छिपा देती है, क्योंकि उसे विश्वास है कि यहाँ से फल ले जाना या वहाँ से फल ले आना, इनकी फलों की शायद जांच नहीं होगी, क्योंकि जब वह आ रही थी तो फलों की टोकरी की जांच नहीं हुई थी। तत्पश्चात सफिया सो जाती है, और सोने पर भी उसे स्वप्न में पाकिस्तान से यानी अपने मायके से बिछड़ने का गम के सपने आते हैं। भतीजे भतीजियां, लाहौर की सब वस्तुएं, किला, मकबरा आदि उसे स्वप्न में आता है। अगले दिन सफिया हिंदुस्तान के लिए रवाना होती है। वह फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी सोच रही है कि नमक की पुड़िया कीनुओं की नीचे टोकरी में है। किसी को नहीं मालूम, केवल उसे मालूम है, लेकिन फिर भी जब उसका सामान जांच के लिए कस्टम अधिकारी के पास जाने लगता है तब वह कांप उठती है और यह तय करती है कि प्रेम की सौगात को वह चोरी से नहीं ले जाएगी। वह नमक की पुड़िया निकालकर बैग में रख लेती है, और जब सामान जांच के बाद रेल की ओर चला तो उसने एक कस्टम अधिकारी को अपनी समस्या बताई। उसने अपने बैग से पुड़िया निकाली और उनसे उनका परिचय लेकर
हल्की फुल्की बातचीत कर मेज पर वह पुड़िया रख दी। कस्टम अधिकारी ने उसकी पूरी बात सुनी और स्वयं अपने हाथ से वह पुड़िया सफिया के बैग में रख दी और कहा, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है। अर्थात ये प्रेम का तोहफा है और इसमें कस्टम इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कस्टम इसको ले जाने से मना भी नहीं कर पाएगा। चलते समय सफिया से कस्टम अधिकारी कहता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा, क्योंकि वह कस्टम अधिकारी भले ही पाकिस्तान की सीमा पर अपनी ड्यूटी निभा रहा है, परंतु वह है तो दिल्ली का, उसका वतन तो दिल्ली है। वह कहता है कि उन खातून को नमक देते हुए कहिएगा कि लाहौर अभी तक जब उनका वतन है और दिल्ली मेरा, तो रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा। यह रफ्ता रफ्ता सब ठीक होने से आशय है कि यदि मैं अपने वतन को दिल्ली मानता हूँ पाकिस्तान में होते हुए भी, और सफिया सिख बीवी है, रहती दिल्ली में है लेकिन अपने वतन को लाहौर मानती है, तो निश्चित रूप से दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, सब एक है। सफिया ट्रेन से भारत की ओर आते हुए मन में सोच रही है कि दोनों तरफ के लोग एक सी सूरतें, एक सा लिबास, एक सा लबो लहज, एक सा बोलने का अंदाज, और फिर भी दोनों के हाथों में भरी हुई बंदूकें हैं। क्यों? चिंतन करती है सफिया, और अमृतसर पहुंचते ही सफिया के सामान की जांच होती है। सफिया ने अपने हैंडबैग से पुड़िया निकालकर कस्टम अधिकारी से कहा कि मेरे पास थोड़ा सा नमक है। सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। वहां पाकिस्तान में हिंदुस्तान का अधिकारी था और यहाँ हिंदुस्तान में बांग्लादेश का अधिकारी है। उसने कहा मेरे पास थोड़ा सा नमक है, और सफिया ने अधिकारी को सब कुछ बता दिया। अधिकारी सफिया की बात गौर से सुनकर सफिया को अपने साथ ले आने का निर्देश देता है और प्लेटफार्म के एक कमरे में जाकर उसे सम्मान से बिठाकर चाय पिलाता है और एक किताब जिस पर लिखा था शमसुल इस्लाम की तरफ से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ, ढाका 1946। सफिया के पूछने पर कस्टम अधिकारी सुनील दासगुप्ता बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा वतन ढाका है और यह किताब उनके मित्र ने उन्हें तोहफे में दी थी। वे ढाका की याद में खो जाते हैं और पुड़िया सफिया के बैग में रख देते हैं। सफिया अमृतसर के स्टेशन पर पुल पर चढ़ती है। वे पुल के नीचे सीढ़ियों पर खड़े सिर झुकाए सफिया को जाते हुए देखते हैं, और अमृतसर के पुल पर चढ़ती हुई सफिया मन में सोचती है कि इसका वतन कहाँ है, कस्टम के इस तरफ या उस तरफ। ये कहानी का मूल सार है और इसमें चिंतन इस बात का किया गया है कि चाहे जितनी सीमाएं रेखाएं खिंच जाएं, परंतु व्यक्ति के मन को कोई नहीं बांट सकता। मन के भीतर सीमा रेखाएं नहीं बांटी जा सकती, और भले ही उनके वतन से वो दूर हो गए हों, परंतु उनमें आज भी इंसानियत है, उनके प्रति प्रेम है, मोहब्बत है। और इसको ही लेकर मैं दो पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, सरहदों के पार भी संसार होना चाहिए। बांटते हो इस धरा को तुम अहम के वास्ते, इंसानियत के बीच न कोई दीवार होनी चाहिए, इंसानियत के बीच कोई दीवार न होनी चाहिए। तो इंसानियत को सिद्ध करने वाली, नमक की उपादेयता को बताने वाली यह कहानी नमक के इर्द गिर्द ही घूमती है। इसलिए यह कहानी अपने शीर्षक की उपयोगिता और सार्थकता को सिद्ध करती है। धन्यवाद।